आज हम संविधान में लेके आए हैं आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए दोस्तों, आपको भी पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हम यहां पर इस क्लास को पूरा करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी आपके सामने प्रश्न होंगे, किसी ना किसी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। हमारे टॉपिक का पहला जो प्रश्न है दोस्तों, वो है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान की बात कर रहा है, इसने ये नहीं लिखा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। अगर दोस्तों मूल संविधान की अगर बात की जाए तो हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में। लेकिन इसने बात की है कि हमारे भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों वर्तमान की अगर बात की जाए तो हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां हमने बाद में जोड़ दी। देखिए दोस्तों, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची को यहां पर हमने जोड़ा था प्रथम संविधान संशोधन। और प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। 9वीं अनुसूची का संबंध है भूमि अधिग्रहण से संबंधित। उसके बाद हमने 10वीं अनुसूची जोड़ी थी दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन। और 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल पर रोक। दोस्तों 11वीं अनुसूची हमने जोड़ी थी 73वां संविधान संशोधन 1992। और 11वीं अनुसूची जोड़ने के साथ ही हमने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था। दोस्तों यहां पर हमने 12वीं अनुसूची जोड़ी थी 74वां संविधान संशोधन 1992 के दौरान 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर निकायों से। तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां वर्तमान में? 12 अनुसूचियां हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? यानी जो वर्तमान में जिसे आप लोकसभा कहते हैं, पहले उसे किस नाम से जाना जाता था? हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जाना जाता था। 1954 की अगर बात करें तो 1954 में हाउस ऑफ द पीपल नाम को हटाया गया और क्या नाम दिया गया था? लोकसभा नाम दिया गया था। तो लोकसभा नाम कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था। आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? किस अनुच्छेद, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में दिया गया जो आपका मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिटें जारी की जा सकती हैं। अधिकार पर्चा, पूछने का अधिकार, परमादेश आदेश देना, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, और 5वीं इसमें जो आपकी रिट होती है वो होती है बंदी प्रत्याक्षीकरण। तो 5 रिटें किस अनुच्छेद के तहत जारी की जाती है? अनुच्छेद 32 के तहत। आइए दोस्तों 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? पहले वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किस अधिकार को, यानी मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, किस अधिकार को हृदय और आत्मा बताया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान की दोस्तों आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा जाता है।
आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? यानी संसद के जो सत्र बुलाए जाते हैं, अनुच्छेद 85, संसद को सत्र आहूत व सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। एक वर्ष में कितने सत्र बुलाने अनिवार्य होते हैं दोस्तों? 2 सत्र बुलाने अनिवार्य होते हैं। तो इसका मतलब 2 सत्रों के मध्य कितने माह से अधिक का समय नहीं हो सकता? तो 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं हो सकता। ये 6 माह कौन से होते हैं? प्रथम सत्र की अंतिम तारीख तथा दूसरे सत्र की प्रथम तारीख के मध्य कितने माह से अधिक का समय नहीं हो सकता? 6 माह से अधिक का समय नहीं हो सकता। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो लोकसभा का सत्र अभी हमने चर्चा की थी, न्यूनतम कितने बार बुलाना अनिवार्य होता है? 2 बार बुलाना अनिवार्य होता है, क्योंकि 2 सत्रों के मध्य कितने माह से अधिक का समय नहीं हो सकता? 6 माह से अधिक का समय नहीं हो सकता। तो एक वर्ष में कितनी बार बुलाया जाना अनिवार्य है? 2 बार बुलाया जाना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 7 का क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? कौन से सदस्यों की पूछ रहा है? निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों देखिए, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम की अगर बात करें तो अधिकतम हमारे पास कितने हो सकते हैं? 552 हो सकते हैं। 552 में से निर्वाचित सदस्यों की बात करें और मनोनीत सदस्यों की बात करें तो मनोनीत तो यहां पर कितने सदस्य हो सकते हैं? 2। और निर्वाचित सदस्यों की अगर बात करें तो लोकसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्य कितने हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं। इसमें देखते हैं 550 सी, तो लोकसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। दोस्तों 8वां हमारा क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसमें टोटल सदस्य पूछ लिए इसने कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या की अगर बात करें तो कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। 250 की अगर बात करें तो ये अधिकतम सदस्य संख्या है, ये कब निर्धारित की गई थी? तो दोस्तों राज्यसभा की जो सदस्य संख्या वो अधिकतम 250 हो सकती है। ये सदस्य संख्या 84वां संविधान संशोधन, और 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में निर्धारित की गई थी। तो 84वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। अगर 250 की दोस्तों इसमें बात करें कि अधिकतम, तो इसमें से निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में अधिकतम मनोनीत सदस्य कितने हो सकते हैं? 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। और अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की अगर बात करें तो अधिकतम निर्वाचित सदस्य कितने हो सकते हैं? 238 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान में इसका मतलब है कि उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो दोस्तों वर्तमान में एक तो अपना मुख्य न्यायाधीश, एक तो मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। इसने पूछा है अधिकतम, तो प्लस करेंगे 34। तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो दोस्तों कितने हैं? 34 न्यायाधीश हैं।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? यानी जब हमारा संविधान बनाने का प्रस्ताव आया था तो संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? क्रिप्स मिशन? नहीं, ये तो 1942 में आया था भारत में। कैबिनेट मिशन? बिल्कुल दोस्तों, कैबिनेट मिशन के कहने पर संविधान सभा का निर्माण किया गया था और कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन के अंदर टोटल सदस्य थे 3 हमारे पास, जॉर्ज पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। जॉर्ज पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। कैबिनेट मिशन के आधार पर किसका निर्माण किया गया था? संविधान सभा का निर्माण किया गया था। यानी संविधान सभा किसके आधार पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के आधार पर बनाई गई थी। दोस्तों बात करते हैं संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? इसका मतलब है संविधान सभा की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? 26 जनवरी 1946? नहीं। 26 नवंबर 1946? नहीं। 9 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की दूसरी बैठक बुलाई गई थी 11 दिसंबर 1946 को। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जब हमने संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस दिन मुस्लिम लीग के द्वारा उस बैठक का बहिष्कार किया गया था, जिस कारण हम स्थायी अध्यक्ष ने बना के अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन किया था हमने। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और इनका संबंध था बिहार से। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों अभी हमने चर्चा की थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर है डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार यानी इनकी नियुक्ति भी कब की गई थी? 11 दिसंबर 1946 को BN राव को बनाया गया था संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। यानी बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के क्या बने थे? संवैधानिक सलाहकार बने थे। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का अध्यक्ष दोस्तों, प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो किया गया था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति के अंदर आपके कुल सदस्यों की अगर बात करें तो 7 इसके कुल सदस्य थे और इसका जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान प्रारूप समिति की कुल बैठकें हुई थी, कुल बैठकें 141। प्रारूप समिति की कुल बैठकें कितनी हुई थी? 141 बैठकें हुई थी। संविधान का प्रारूप बनाने में लगभग 6 महीने का समय लगा था। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 16। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था और इसमें आपका ऑप्शन है सी कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था।
क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब हम संविधान बना रहे थे तो एक समिति थी जिसका नाम था संघीय शक्ति समिति, जिसका अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर बात की जाए तो ऑप्शन बी। संघीय शक्ति समिति हो चाहे संघीय संविधान निर्माण समिति हो, दोनों का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष देखिए दोस्तों, के.एम. मुंशी नहीं, बी.एन. राव नहीं, टी.टी. कृष्णमाचारी नहीं, जे.बी. कृपलानी। देखिए दोस्तों, एक तो थी झंडा समिति और एक थी तंदरफ झंडा समिति। तो इसने केवल पूछा झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था, तो झंडा समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन था? जे.बी. कृपलानी था। तंदरफ झंडा समिति, तंदरफ झंडा समिति, तंदरफ झंडा समिति का अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो इसका अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, एक झंडा समिति है और एक राष्ट्रीय ध्वज तंदरफ समिति है। तो तंदरफ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? जो हमारी संविधान सभा थी उसके द्वारा जो हमारा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है इसे कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947 नहीं, 26 जनवरी 1949 नहीं, 24 जनवरी 1950 नहीं, 22 जुलाई 1947। तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसे संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? बड़ा ही मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो जो डिजाइन है वो किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? मैडम भीखाजी कामा नहीं, पिंगली वेंकैया। दोस्तों इसमें बी में हमारा आंसर है सही, पिंगली वेंकैया के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 8 महीना 21 दिन नहीं, 2 वर्ष 7 महीना नहीं, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो दोस्तों संविधान बनाने के लिए हमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का क्या लगा था? समय लगा था। और संविधान बनाने के लिए हमारा जो खर्चा हुआ था संविधान बनाते समय वो हुआ था 63,96,729 रुपए, यानी लगभग कितने रुपए खर्च हो चुके थे? 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये जो संविधान बनाने में हमें समय लगा था ये दोस्तों 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949, यानी संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो समय लगा था इसका अंतिम दिन कौन सा था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? यानी इसका मतलब है अंगीकृत कब किया गया था? भारतीय संविधान बनकर जिस दिन तैयार हुआ था उसी दिन अंगीकार किया गया था इसे। तो भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 नहीं दोस्तों, 26 नवंबर 1949। अभी हमने चर्चा की थी कि संविधान बनाने में हमें कितना समय लगा था, अंतिम दिन कौन सा था? 26 नवंबर 1949। तो हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो चुका था।
क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो देखिए दोस्तों, हमारा संविधान बनकर जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन इसे लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। पहला ही आंसर है दोस्तों इसमें, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। आपने इतना वेट क्यों किया? जब हमारा संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, तो 26 जनवरी को इसे लागू क्यों किया गया? देखिए दोस्तों, इससे 20 वर्ष पहले 26 जनवरी 1930 को भारतीयों के द्वारा रावी नदी के तट पर लाहौर में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, जिसका अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही कारण था कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत के अलावा और किसी भी देश का नहीं है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो किसके पास है? भारत के पास है। और विश्व का सबसे छोटा अगर लिखित संविधान देखा जाए दोस्तों, तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का संविधान है। अमेरिका के संविधान में केवल और केवल कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिका का संविधान बनाने के लिए कितना समय लगा था? 4 महीने का समय लगा था। हमारे संविधान में दोस्तों 395 अनुच्छेद हैं और हमारा संविधान बनाने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का क्या लगा था? समय लगा था। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका के पास है, जिसमें केवल और केवल 7 अनुच्छेद है और बनाने में 4 महीने का समय लगा था। भारतीय संविधान कैसा है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान कैसा है? इसका मतलब कठोर है, लचीला है। कठोर व लचीला दोनों का मिश्रण है। तो हम बात करते हैं यहां पर भारतीय संविधान कैसा है? कठोर नहीं हमारा संविधान। लचीला नहीं, इतना लचीला भी नहीं है। नहीं कठोर है, नहीं लचीला, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। हमारा संविधान कठोर व लचीला दोनों का क्या है? मिश्रण है। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? कठोर व लचीला दोनों है। विश्व का सबसे कठोर संविधान अगर देखा जाए दोस्तों, तो किसका है? अमेरिका का है। विश्व का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का है और दूसरा सबसे कठोर है संयुक्त अरब अमीरात का संविधान है, जो दूसरा विश्व का सबसे कठोर संविधान है। और विश्व में सबसे कठोर संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों, इस बात की अगर प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण सुधार की अगर बात करें, तो नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48A में इस बात का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक जो तत्व है वो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51, और किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, केंद्र व राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध, दोनों के जो प्रशासनिक संबंध है उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों, इसमें अनुच्छेद पहले में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 256 से 263। यही सही है इसमें कि केंद्र व राज्य के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख अनुच्छेद 256 से 63 के बीच में दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मूल कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद के अंदर की गई है? देखिए दोस्तों, मूल संविधान में तो हमारे पास एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो हमारे पास 11 मूल कर्तव्य हैं।
जो संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51A में जोड़े गए हैं। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख देखिए दोस्तों, यहां पर पहले में अनुच्छेद 50A नहीं दोस्तों, दूसरे में दे रखा अनुच्छेद 51A। तो हमारे मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 51A में किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? हिंदी हमारी राजभाषा है और इसकी लिपि देवनागरिक है, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 में दिया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 343, तो हमारी राजकीय भाषा, राजभाषा कौन सी है दोस्तों? हिंदी। और इसकी जो लिपि है वो कौन सी है? लिपि देवनागरिक। और इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 343 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है? देखिए दोस्तों, मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख जो किया गया था वो संविधान के भाग 4 में किया गया था, जिसमें नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। उसमें अनुच्छेद आते हैं 36 से 51 तक। आइए दोस्तों इसमें देखते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो गलत। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, तो दोस्तों अनुच्छेद 40 हमारा क्या है? सही है। अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को अनुच्छेद 85 के अनुसार प्रधानमंत्री के कहने पर लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है, क्योंकि दोस्तों लोकसभा एक अस्थायी सदन है और प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति इसे कभी भी क्या कर सकता है? भंग कर सकता है, या प्रधानमंत्री के परामर्श से भंग कर सकता है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 85 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 352, तो दोस्तों अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 356, तो दोस्तों अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल है। अनुच्छेद 368, तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? फ्रांस के संविधान से ग्रहण की गई है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो दोस्तों इसमें राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार का है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। इसमें किसके बारे में पूछा? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तो दोस्तों अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दोस्तों? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया था? तो भारत का जो संविधान है इसमें 395 अनुच्छेद हैं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। और कितने भाग है ये पूछ रहा है, तो हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? अभी हमने चर्चा की थी। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल या राज्यों में राष्ट्रपति शासन। देखिए दोस्तों, वित्तीय आपातकाल का उल्लेख मिलेगा 360 में।
राष्ट्रीय आपातकाल हमें दिया गया 352 में। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन कितने में दिया गया? 356 में। और किस अनुच्छेद की पूछ रहा है? 356 की। तो राष्ट्रपति शासन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1926 में ली कमीशन आयोग की सिफारिश पर, और संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 320 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? वित्तीय आपातकाल आर्थिक संकट के आधार पर लागू किया जाता है। तो अनुच्छेद 352 में तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। और यहां पर क्वेश्चन में भी कौन सा आपातकाल पूछ रहा है? वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 360 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किस संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरिक है? तो दोस्तों इस बात का उल्लेख हमने क्वेश्चन पहले भी आया था, उसमें भी चर्चा की थी कि अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। और इसकी लिपि है वो कौन सी है? देवनागरिक। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करें दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 371। इसमें देखिए ए में अनुच्छेद 369 नहीं, 370 नहीं, 371। इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो कितना होगा? 371। अच्छा तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 40 क्वेश्चन दिए और प्रत्येक क्वेश्चन को हमने व्याख्या के आधार पे देखा, व्याख्या भी की हमने प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में, उसके उत्तर के बारे में भी चर्चा की है। तो दोस्तों इसी तरह हम आपके लिए रोज लेके आ रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।